प्यार दोस्तों, आज हम आपको जेएसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क एग्जामिनेशन 2015 में पूछे गए मैथ्स के सारे प्रश्नों का डिस्कशन करवाने वाले हैं। खास करके उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है जिनका जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम 21 और 22 सितंबर को होना है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आप समझ पाएं कि किस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। हम बार बार आपको बोलते हैं कि ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछा जाता है। देखो, एग्जाम का सवाल थोड़ा घुरा फिरा होता है, थोड़ा होशियारी से आपको काम करना होता है। तो आप देखेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार का सवाल पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना है। चलिए देखिए, सवाल नंबर पहला कहता है, यदि किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि कितनी होगी। देखो, आपको डायमीटर गिवन किया गया है, आपसे परिधि पूछा गया, सरकमफेरेंस पूछा गया है। अच्छा बताओ, वृत्त की परिधि एक्चुअली होता क्या है? तो आप कहोगे सर वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अच्छा, जहां आर क्या है? रेडियस है, यानी वृत्त का त्रिज्या है। आपको दिया क्या गया है? डायमीटर दिया गया, व्यास दिया गया। हाँ, आप जानते हो रेडियस का दुगना जो होता है वह डायमीटर होता है, व्यास होता है। तो आप यहां पर रेडियस निकाल भी सकते हैं व्यास का आधा करके। लेकिन अगर डायमीटर डायरेक्ट मालूम हो, देखिए, तो उस स्थिति में परिधि को क्या लिखते हैं? परिधि को लिखते हैं पाई डी। क्या लिखते हैं? पाई डी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 और आर मिलकर के क्या बना देगा? 2r बराबर क्या हो जाएगा? डी। डी इक्वल टू 2r, डायमीटर रेडियस का दुगना। तब पाई डी कब? जब डायमीटर मालूम हो तब। अब लिख दीजिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पाई का मान आप जान रहे हो कितना होता है आपका? 22/7। जबकि डायमीटर देख लीजिए, प्रश्न में कितना गिवन किया गया है? तो डायमीटर गिवन किया गया 7 सेंटीमीटर। कितना गिवन किया गया है? 7 सेंटीमीटर। चलिए काट लीजिए 7 से 7, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। जी हाँ, यानी उस वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा? तो 22 सेंटीमीटर मेरे भाई, 22 सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, है ना। कहता है, एक कस्बे की जनसंख्या जो है, हाँ ध्यान दीजिएगा आराम से, 1,76,400 है। यदि इसकी वृद्धि दर 5% वार्षिक हो, यानी कहने का मतलब है कस्बा का जनसंख्या जो है प्रति वर्ष 5% बढ़ता है। कहता 2 साल पहले इस कस्बा का जनसंख्या कितना था? अच्छा, अभी वर्तमान में जनसंख्या कस्बा का कितना है? तो यह है 1,76,000 कितना है? 400। अच्छा, 5% की दर से प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि होता है। अच्छा, 5% वृद्धि का फ्रैक्शन क्या लिखोगे? 105/100। तो आगे के दिनों में जनसंख्या बढ़ते चला जाता है, लेकिन आपसे पीछे का पूछा गया तो पीछे तो जनसंख्या कम होगा। कम करने के लिए कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे, फ्रैक्शन को उल्टा प्रयोग करेंगे, है ना। तो यानी 100/105 को 2 साल पहले जाना है तो फ्रैक्शन को 2 बार गुना करेंगे। जी हाँ, चलिए 2 बार गुना कर लीजिए। यही है 2 साल पहले का जनसंख्या कस्बा का। हाँ, कैलकुलेट कर लो आराम से। देखो 20 × 5 कितना हो गया आपका? 100। 21 × 5 75 से। जी हाँ, यहाँ देखिए फिर 5 से काटेंगे 20 और यहाँ काटेंगे कितना? 21। हाँ, 21 × 21 कितना हो गया आपका? 441। जी हाँ, 441। 441 से 1764 कट जाएगा, है ना, 4 बार में। और डबल जीरो है, यानी 400 बार में कट गया। अब देखिए गुना कर लीजिए, है ना। चलिए 4 दूना 8 दूना 16, 4 गो शून्य लगा दीजिए साथ में। जी हाँ, 16 पर 4 शून्य का प्रयोग कर दीजिए, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1,60,000। क्या हो जाएगा? 1,60,000। कौन सा ऑप्शन में गिवन है आपका? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। जी हाँ, 1,60,000 2 साल पहले इस कस्बा का जनसंख्या था। देखो, हम बार बार बोलते हैं ना कि एग्जाम का क्वेश्चन होता ही आसान है। हाँ, आपको थोड़ा सा घुरा फिरा करके आपके समक्ष ऐसा पेश किया जाता है कि आप एग्जाम में जाएं तो थोड़ा डाइवर्ट हो। देखिए, तो अगर बिल्कुल आसान रहेगा तो सभी लोग बना लेगा, फिर सबका रिजल्ट कैसे संभव है ना। तो थोड़ा सा उलटफेर करके पूछा जाता है, तो जो होशियार बंदा होता है, जो घबराता नहीं है, वो आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है। आप घबराते हो, गलती मार करके चले जाते हो, छोड़ देते हो फिर। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं। अगर आपके माइंड में कंसेप्ट है तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक आप बनाइए। बिल्कुल आप, अगर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बार बार बोलते हैं, कंसेप्ट अगर टॉपिक का क्लियर है तो कोई भी प्रश्न आप सुविधापूर्वक आसानी से बना लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। सवाल नंबर तीसरा
कहता ए एक कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकता है। अच्छा एक बात समझो, ए काम को 18 दिन में, समझिएगा बात को, और बी जो है ना, कहता उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में। अच्छा सोचो, बी जो है ए के आधे समय में कार्य को पूरा कर ले रहा है, इसका मतलब बी का इफिशियंसी ज्यादा है, कार्य क्षमता ज्यादा है, नहीं। अच्छा समय आधा ले रहा है, इसका मतलब बी का इफिशियंसी ए के अपेक्षा दुगना है। चलिए, यानी कहने का मतलब है कि दोनों के इफिशियंसी के बीच का रेशियो 1:2। अच्छा इफिशियंसी क्या होता है? किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है। जी हाँ, तो यह हो गया दोनों के इफिशियंसी के बीच का रेशियो। अब क्या कहता है, तो साथ साथ काम करते हुए वे उसी कार्य का कितना भाग जो है एक दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए तो पहले हम निकालते हैं कि दोनों मिलकर काम को करता कितना देर में है। अच्छा एक कितना दिन में करता? 18 दिन में। अच्छा एक दिन का काम कितना हुआ? एक 18 दिन में। यह पूरा कार्य निकल के आ गया। हम निकाल लेते हैं दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करता है, यह पूरा कार्य हुआ। अच्छा दोनों की इफिशियंसी से भाग लगा दीजिए, है ना, तो दोनों के एक दिन का काम हो गया 3, यानी दोनों मिलकर जो है काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा? तो दोनों मिलकर काम को 6 दिनों में पूरा कर लेगा। कितना दिन में? 6 दिन में। अब सिंपल सा बात है, 6 दिन में एक काम कंप्लीट करता है, इसका मतलब एक दिन में 1/6 काम करता है। आपसे एक दिन का कार्य पूछा गया है। जी हाँ, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो 1/6। जी हाँ, 1/6 भाग, दोनों मिलकर जो है एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/6 भाग जो है वह काम कंप्लीट करेगा दोनों मिलकर के एक दिन में। जी हाँ, चलिए अगले सवाल की ओर आइए। अगला सवाल देखिए, कहता 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताना है। देखिए 7 का फर्स्ट 20 मल्टीपल का एवरेज आपको काउंट करना है। अच्छा 7 का पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा? 7 का 7। 7 का 20वां मल्टीपल क्या हो जाएगा? 20 गुना 7 140। अच्छा सोचो, 7 का आप मल्टीपल लिखोगे, गुणक लिखोगे, तो उसके बीच का डिफरेंस कितना कितना का होगा? 7 का पहला गुणज 7, दूसरा 14, फिर तीसरा 17 के 21, है ना, फिर 28। यानी कहने का मतलब है कि उसके बीच में डिफरेंस इक्वल होगा, 7 का डिफरेंस होगा। अब हम आपको बताए हैं एवरेज में कि अगर डिफरेंस इक्वल हो तो उन परिस्थितियों में औसत बराबर होता है पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2। अच्छा तो 7 का पहला मल्टीपल कितना हो गया आपका? 7, और 7 का 20वां कितना हो गया आपका? 140। डिफरेंस इक्वल है पदों के बीच का, तो औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 बटा हो गया आपका 2। नहीं चलिए, तो यह हो गया आपका 147 बटा कितना हो गया? 2, है ना, कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 7, है ना। अच्छा फिर अब की बार, यानी फिर 3 बार में 73 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। जी हाँ, 73.5। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सी। हमने क्या बोला कि जब देखो एवरेज बराबर एक्चुअली होता क्या है? सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। यह तो बचपन से आप सीखे हो, लेकिन अगर पद के बीच का डिफरेंस इक्वल हो तो उन परिस्थितियों में औसत के लिए बस केवल इतना ध्यान रखना, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। पहला मल्टीपल उसका 7, है ना, 20वां मल्टीपल 140 बटा 2 कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 73.5। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता एक भिन्न का बात किया गया, यानी फ्रैक्शन का बात किया गया। क्या कहता है? कहता है भिन्न का अंश यानी न्यूमरेटर जो है हर का आधा डिनोमिनेटर का आधा है। यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाती है, हर में 19 की कमी क्या की जाती है, तो भिन्न 2 के बराबर हो जाते हैं, भिन्न का मान 2 हो जाता है, तो भिन्न बताना है। देखिए इस प्रकार के सवाल का सबसे बढ़िया जवाब देने का तरीका है बाई ऑप्शन, यानी ऑप्शन के माध्यम से चल करके आप सेकेंडों में ऐसे सवाल का उत्तर कर सकते हैं। चलिए अच्छा, पहला कंडीशन क्या है? अंश हर का दुगना। चलिए अंश जो है हर का आधा, सॉरी हर का आधा, यानी अब देखो ना, तो 14 का आधा 7 है, बिल्कुल इसमें भी है, 24 का आधा 12, 30 का आधा 15, इसमें नहीं है, तो ये तो पहले ही छट गया आपका, इसको हटा दीजिए ऑप्शन, तो आपका उत्तर होगा नहीं। अब दूसरा कंडीशन, ये तीनों में चेक करके देखिए, अंश में 7 बढ़ाओ, न्यूमरेटर में 7 का वृद्धि करो, डिनोमिनेटर में 19 का कमी करो। अच्छा 7 बढ़ाओगे 14, 19 घटाओगे निगेटिव हो जाएगा, यह भी संभव नहीं है। चलिए यहां जाइए, 7 बढ़ाओगे यह हो जाएगा 19, और 19 घटाओगे तो 5, 2 के बराबर कहां हुआ? यह भी नहीं संभव है, यानी सी नंबर तो उत्तर होगा ही। अब इसको आप देख लीजिए, 7 बढ़ाओगे मेरे भाई तो 15 प्लस 7 कितना? 22, जबकि 30 में से 19 घटाओगे 21, तो 22, सॉरी 30 में से 19 घटाओगे तो 11, तो 22 बटा 11, यानी 2 के बराबर हो जा रहा है। 11 से 22 2 बार में कट जाएगा, यानी उस स्थिति में भिन्न का मान 2 के बराबर हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ,
और भी किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, आगे की वीडियो में जो है बिल्कुल सुधार किया जाएगा। हाँ, जहां भी आपको जो तकलीफ हो और पूछ भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और जिस भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए आप कमेंट करके बताइए, उसका क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा दिया जाएगा आपको, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है पानी और नमक के 3 लीटर घोल में, जी हाँ, पानी और नमक का 3 लीटर का घोल है, नमक का प्रतिशत जो है कितना है 40, नमक का प्रतिशत कितना है 40। यदि इस घोल में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नमक का नया प्रतिशत क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, मिश्रण में जो घोल में जो है बाद में क्या मिलाया जा रहा है, पानी, नमक के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं है। अच्छा नमक का पहले वाला मात्रा निकालिए, 6 लीटर का घोल था, समझिएगा बात को, और 40% नमक था। देखिए नमक पहले इतना था, अब भी नमक उतना ही है, नमक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन 1 लीटर अगर पानी मिला रहे हो, पानी मिलाओ चाहे नमक मिलाओ, मिश्रण तो बढ़ेगा ही। जी हाँ, तो 1 लीटर पानी मिला रहे हैं तो पानी का मात्रा तो बढ़ेगा ही, मिश्रण का भी मात्रा बढ़ जाएगा। तो जो मिश्रण था, हाँ अच्छा 3 लीटर का घोल था, नहीं 6 लीटर का नहीं, 3 लीटर का घोल था, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो नमक जो था 3 का कितना था, 3 का 40%, जी हाँ 3 का 40% नमक था। 1 लीटर पानी मिला रहे हैं तो पानी मिलाने से पानी का मात्रा तो बढ़ेगा ही, मिश्रण का भी मात्रा बढ़ जाएगा। 3 एक कितना हो जाएगा 4, अब मिश्रण हो गया 4। देखिए यानी नमक के मान में तो कोई परिवर्तन, नमक जितना पहले था अब भी नमक उतना ही है। यानी यह जो नमक है अब 3 से इसका कंपेयर नहीं करेंगे, किससे 4 से, क्योंकि मिश्रण का मात्रा हो गया 4 लीटर, यानी 4 का कितना प्रतिशत है। चलिए 100 से गुना कर लीजिए, हाँ ध्यान दीजिएगा आराम से, देखो काट लीजिए, 4 से काट लीजिए कितना बार में, 10 बार में। जी हाँ, यानी अब प्रतिशत कितना हो गया नमक का वर्तमान में, तो वर्तमान में नमक का जो प्रतिशत हो गया वह हो गया 30। कितना हो गया 30 मेरे भाई, 30%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यह है नया प्रतिशत। जो नमक का प्रतिशत पहले 40 था अब हो जाएगा आपका 30। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है प्रथम 20 क्रमानुगत सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। अच्छा एक बात सोचो, कहन अच्छा प्रथम सम संख्या इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, वर्गों का योग, फिर 4 का स्क्वायर, अच्छा फिर 6 का स्क्वायर, अच्छा डॉट 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 कहां तक गया है यह देख लीजिए आप, कहां तक गया यह सोचो। 20 गो चाहिए सम संख्या। हम आपको जिक्र किए हैं कई बार बताएं कि जहां तक के नेचुरल नंबर का बात करोगे आप, उसमें आधा हिस्सेदारी ऑड का होता है जबकि आधा हिस्सेदारी इवन का होता है। तो अगर आपको 5 गो सम चाहिए तो 10 तक जाना होगा, 10 गो चाहिए 20 तक जाना होगा, अगर 20 गो सम संख्या चाहिए तो 40 तक जाना होगा, तब आधा सम आधा विषम, तो यानी 40 तक जाना होगा। जी हाँ 40 तक, 40 का स्क्वायर, इसी का मान आपसे पूछा गया है। अब देखिए, अब जोड़ पाना बाई प्रोसेस क्या संभव है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर निकाल के जोड़ पाना, यह तो संभव नहीं है। आप इसमें इस बात को ध्यान रखोगे क्या कि प्रथम n सम या विषम, सम बोले या विषम बोले, ऑड बोले चाहे इवन बोले, दोनों परिस्थितियों के लिए लागू है। विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बराबर l इंटू एल प्लस 1 इंटू एल प्लस 2 बाई 6, जहां l क्या है, वेयर एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म, न कि टोटल नंबर ऑफ टर्म। एल जो है अंतिम पद है, ऐसा मत समझना कि एल का मान 20 नहीं, एल लास्ट पद है, लिख दिया गया है मेरे द्वारा, अंतिम पद है। चलिए तो एल अंतिम पद है तो एल का मान कितना हो गया 40, तो यह हो जाएगा एल इंटू एल प्लस 1 है ना, एल प्लस 2 अपॉन हो जाएगा आपका 6, क्या हो जाएगा 6। चलिए 6 से काट लीजिए कितना बार में, 7 बार में, है ना। चलिए गुना नहीं करना, एक ही स्थान देकर के जीरो को हटा दीजिए, ये हो जाएगा 7 और 7 चौक 28, एगो जीरो के साथ 8 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर से, इसमें और कोई है ही नहीं जीरो के बाद 8 वाला है ना, 8 वाला, तो ऑप्शन नंबर से 11,480 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11,480 जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखो हम बार बार बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप बनाने के चक्कर, गुना करने के चक्कर में आपका समय लॉस होता, तो थोड़ा सा टेक्निक को अपनाना होगा कि कैसे हम जो है आसानी से सेकंडों में जवाब निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज देखिए, अब हम कमेंट में देखते हैं अपना वीडियो के, तो बहुत लोग देखते हैं सर बहुत फास्ट पढ़ा देते हैं, कुछ लोग कहता है बहुत धीमा पढ़ा देते हैं, तो किसका बात को सुना जाए। तो हमको तो हर विद्यार्थी को लेकर के चलना है, चाहे वह बिल्कुल कमजोर हो तो वह भी सीखे, हम तो यही चाहेंगे, है ना, और जो तेज हो उनको भी फायदा हो। तो इसलिए इस तरह का बात उचित बात नहीं होता है। हम दोनों, हमको हर कोई को ले, देखो पढ़ा हुआ को तो हर कोई पढ़ा देगा भाई, अब जो विद्यार्थी तेज है वो कहीं से सीख करके पढ़ लेगा, अपनों पढ़ लेगा गूगल से सर्च मारते मारते, लेकिन जो बेचारे थोड़े
दबे हुए विद्यार्थी हैं, थोड़े कमजोर हैं, उनको तो मेहनत का आवश्यकता है, तो हमको उन सब विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके वीडियो बनाना होता है, तो इसलिए हम उस हिसाब से चलते हैं। तो इसलिए इस तरह का बयानबाजी करना बिल्कुल गलत है कि तेज पढ़ाइए, फास्ट पढ़ाइए, स्लो पढ़ाइए, है ना। हाँ, अगर उसके बाद अगर समझने में दिक्कत है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए, हाँ, समाधान उसका किया जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता 10% छूट देकर एक विक्रेता उत्पाद की बिक्री पर 20% लाभ कमाना चाहता है ना। कहता लागत मूल्य के ऊपर उत्पाद की बिक्री मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा, यानी कहने का मतलब है विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से कितना बढ़ाना होगा। देखो सिंपल सा बात है, लागत मूल्य को मान लेते हैं कितना, 100। अच्छा, जो विक्रेता है वह 20% का लाभ चाहता है, सिंपल सा बात, तो 20% का लाभ चाहता है, 120 में बेचेगा। इतना ही नहीं, अब 10% का डिस्काउंट भी देना चाहता है ग्राहक को। अच्छा, डिस्काउंट को अपना घर से देता है क्या? 10% डिस्काउंट का फ्रैक्शन 90/100 है ना, तो डिस्काउंट देने के लिए कीमत बढ़ाएगा, तो हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा आपका 90। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, यहां हो जाएगा 4 3 400 बटा 3, जी हाँ, यानी 133.1/3, यानी 100 रुपया अगर लागत कीमत है उसका, तो कितना में बेचना होगा इसको? 133 रुपया 1/3 रुपया में, 133.1/3 रुपया में। यानी यह जो विक्रय मूल्य है वह लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा, यानी 33.100 से जितना ज्यादा वही प्रतिशत हो जाता है, यानी 33.1/3% जो है वह अधिक अंकित करना होगा। जी हाँ, 33.1/3। ऑप्शन देख लो आप, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 33.33% अधिक अंकित करना होगा, यानी बढ़ाना होगा विक्रय कीमत सेलिंग प्राइस को मार्केट प्राइस की, सॉरी, कॉस्ट प्राइस की अपेक्षा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। देखो कहता ए जो है एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, आराम से समझिए, ए जो है 5 दिन में किसी कार्य का 1/3 भाग कर सकता है, तो पूरा समय ए का निकाल लीजिए। 5 दिन में 1/3, तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा? ये 15 दिन का समय लेगा। आगे बढ़िए, जबकि बी उसी कार्य का 2/5 भाग जो है कितना दिन में करता है? 10 दिन में। अच्छा, 2/5 भाग 10 दिन में, तो पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा, है ना, यानी पूरे कार्य को बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो यह 25 दिन में। अब देखिए यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, 15 25 कैल्सियम कितना हो जाएगा? 75। पूरा कार्य हमने जूम कर लिया 75 यूनिट, एफिशिएंसी निकाल लो। अच्छा, ये 15 दिन में 75 यूनिट करता है, एक दिन में कितना करेगा? 5। और भी 5 दिन में 25 दिन में 75 करता है, एक दिन में कितना करेगा? 3। अब क्या कहता है बताओ, ए और बी दोनों मिलकर जो है ना, इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अच्छा, पूरा कार्य कितना? 75। दोनों के एफिशिएंसी से भाग लगा दीजिए, दोनों के एक दिन के काम से भाग लगाइए। अच्छा, एक एक दिन का काम 5, बी का 3, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। जी हाँ, यानी 9.3/8 दिन का समय लेगा अगर दोनों मिलकर कार्य करे तो। कितना? 9.3/8। जी हाँ, 9.3/8। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 10 कहता है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वह 196 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्गाकार मैदान का। इस मैदान के चारों ओर लगने वाले बाड़े की लंबाई, बाड़ा मतलब होता है घेरा, घेरे की लंबाई, यानी उसका पैरामीटर निकालना होगा। चलिए, जो परिमाप होगा उतना ही घेरा का लंबाई होगा। अच्छा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल गिवन किया गया, एरिया दिया गया है 196। अच्छा, एक्चुअली स्क्वायर का एरिया क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल भुजा का वर्ग है, भुजा निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो उस वर्गाकार मैदान का एक भुजा निकल के आ गया। पैरामीटर क्या होता है? 4 गुने भुजा। यह जो उसका पैरामीटर होगा वही तो बाड़े की लंबाई होगा, घेरा का लंबाई होगा। चलिए यह देख लीजिए कितना हो जाएगा 196 का स्क्वायर रूट, यह हो जाएगा 14, तो 14 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 56 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 56 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन देखोगे? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 11 देखो क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र से 3 गुना है, यानी पिता पुत्र का चर्चा है। चलिए पिता पुत्र लिख दीजिए, पिता और पुत्र। व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का कितना गुना है? 3 गुना है। अब क्या कहता है यह सुनिए, 12 वर्ष के बाद जो है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का दोगुनी रह जाता है। अच्छा, रेशियो क्या हो गया? 2:1 का। अच्छा, सिंपल सा बात है, ऊपर चर्चा वर्तमान आयु का है, नीचे जो जिक्र किया गया वो 12 साल बाद का है। अब रेशियो का कंसेप्ट सोचो, आपको हम बताए हैं कि जब भी समान राशि जोड़ा या घटाया जाए तो इन परिस्थितियों में जो है
अंतर को बराबर किया जाएगा। 12 साल बाद जाना, दोनों 12-12 जोड़ेंगे, अंतर को बराबर करेंगे। अच्छा 3 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया 2, जबकि 2 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया आपका 1, इसको बराबर करना अंतर को। अच्छा तो यहां 2 से गुना करना होगा, अब देख लीजिए 2 से गुना करना है तो अब 2 से गुना कर लीजिए इधर, है ना। अब देखो बढ़ता 12 साल है, यूनिट को देखो 1 से 2 हो गया, है ना। अच्छा 3 से 4 हो गया। अच्छा बढ़ता कई साल है 12 साल, जो 1 यूनिट का मान है, यूनिट के तौर पर 1, तो 12 साल जो 1 यूनिट का मान है, क्या पूछा गया, व्यक्ति की वर्तमान आयु, यानी उस पुत्र के पिता का वर्तमान आयु, वर्तमान तो ऊपर था तो 12 गुना 3, है ना, यानी उस व्यक्ति का उम्र कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 36 ईयर्स, यानी 36 वर्ष। व्यक्ति का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 36 वर्ष। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट क्या ध्यान रखोगे, देखो एज का लगभग 90% सवाल यही कंसेप्ट पे आधारित होता है, समान राशि जोड़े या घटाएं, तो इस स्थिति में अंतर को बराबर करना होता है। अगले सवाल की ओर आ जाइए। देखिए कहता है एक वायुयान 200, 400, 600, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक वर्गाकार की चारों भुजाओं के साथ साथ उड़ान भरता है। मैदान के चारों ओर वायुयान की औसत चाल, अब देखिए एक वर्गाकार मैदान है, पता नहीं है उसका साइड का। अच्छा आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया। अच्छा औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल एवरेज स्पीड जो होता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो हम क्या करते हैं, उस वर्गाकार जो मैदान है उसका प्रत्येक भुजा को मान लेते हैं 1 किलोमीटर। अरे भैया वर्गाकार है, चारों भुजा बराबर होगा, तो टोटल डिस्टेंस 1 गुना 4 कितना हो जाएगा 4। हमने ऐसा मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई आपत्ति नहीं, उत्तर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर। अब देखिए हर भुजा को अलग अलग स्पीड से तय करता है। जी हाँ, तो अब देखिए ना, पहला 1 किलोमीटर 200 के स्पीड से, अगला 1 किलोमीटर 400 के स्पीड से, अगला 1 किलोमीटर 600 के स्पीड से, और अगला 1 किलोमीटर जो है वह 800 के स्पीड से। यही तो है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। आराम से सोल्व कर लीजिए, 4 एलसीएम हो जाएगा 2400, कितना हो जाएगा आपका 2400। अब देख लो यहां हो जाएगा 12, 6 18 और 4 20, और 20 और कितना हो जाएगा ये आपका, देख लो एक बार फिर से, यहां हो जाएगा आपका 12, 24 एलसीएम हो तो 12 और 6 18, और यह हो गया आपका 4 22, और 22 और 3 कितना हो जाएगा आपका 25। चलिए 25 से डबल शून्य यानी 100 को काट लीजिए 4 बार में। अब देख लीजिए 24 चौका 96, 96 गुना 4, 6 चौका 24 यानी 384, कितना हो जाएगा 384 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ 384 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर है। जी हाँ कितना हो जाएगा 384, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। यही तो औसत चाल है, औसत गति है वायुयान का। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। सवाल नंबर 13 कहता है एक इंजन के अगले व पिछले पहिए का व्यास, यानी डायमीटर दिया गया, 2 पहिया है, अगला वाला का डायमीटर 70, पीछे वाला, आप देखते भी होंगे, अब कोई कार का बात करें, बस का बात करें, आगे का चक्का आप देखते हैं छोटा, पीछे का बड़ा, स्थिति बिल्कुल सेम है। आगे वाला का डायमीटर 70, पीछे वाला का 168, पिछले पहिए को उस दूरी को तय पार करने में जो है कितनी बार घूमना पड़ेगा, जो अगला पहिया 600 बार घूमता। अच्छा सोचो 70 सेंटीमीटर वाला को दूरी तय करने में 600 बार घूमना पड़ता है, तो हमको यह बताना है कि बताइए 168 सेंटीमीटर वाला को कितना बार घूमना होगा। मान लेते हैं 1 बार घूमना होगा, कैलकुलेट कर लीजिए इसको आराम से, है ना। देखिए यहां 6 से काट लीजिए, है ना, तो यहां 6 से कट जाएगा 100 बार में, 6 से काटिए, 6 दूना 12, 28 बार में कट जाएगा। हाँ और काट लीजिए, देखिए यहां से 14 से 5 बार में, यह कट जाएगा 2 बार में। अच्छा 2 से कितना बार में, तो 2 से कट जाएगा आपका कितना बार में, 50 बार में। जी हाँ, तो यह हो जाएगा आपका x बराबर कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250, यानी जो बड़ा पहिया है उसको वही दूरी पार करने में कितना चक्कर लगाना होगा, 250 चक्कर लगाना होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। एक्स लगाने का जरूरत भी नहीं था, आप ऐसे भी सोच सकते थे 70 गुना 600 बटा 128, यानी 70 सेंटीमीटर वाला को 600 बार, तो 168 सेंटीमीटर वाला को कितना बार। अगले सवाल की ओर आइए। देखिए कहता साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 750 मीटर की दूरी को जो है 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी तरह पार करता है। साइकिल चलाने वाले व्यक्ति का स्पीड पूछा गया। अच्छा चाल बराबर दूरी बटा समय, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए तो दूरी कितना है 750 मीटर।
अच्छा, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर लोगे, क्योंकि आपको पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में। और समय कितना लेता है, समय लेता है 2.5 मिनट। 2.5 मिनट को क्या लिखोगे, 5/2। जी हाँ, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग लगाना होगा, यही तो कहानी है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए इसको आराम से। अब देखो ना, तो ये 250 से 3 बार में, 250 से कितना बार में, 4 बार में, 5 चौके 20 से 3 बार में। देखिए 3 तरीके 9, 2 पलट के ऊपर जाएगा, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। यानी उस साइकिल वाले व्यक्ति का स्पीड जो है कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, किलोमीटर प्रति घंटा में ही आपसे जवाब पूछा गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। देखिए कितना आसान आसान सा सवाल पूछा गया है, और आगे भी एग्जाम में ऐसा ही सवाल आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम सवाल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंसेप्ट क्लियर रखो, बिल्कुल आसानी से धैर्यपूर्वक जाइए और एकदम बिल्कुल दिमाग को स्थिर करके बनाइए, कहीं कोई परेशानी होने वाला नहीं है। देखिए सीरीज का सवाल आ गया। अब सीरीज का अगला टर्म आपसे पूछा गया, क्या नियम लग रहा है, दुगना करके एक जोड़ दिया जा रहा है। 2 का दुगना 4, 1 5, 5 का दुगना 2, 10, 1 11, 11 का दुगना 22, 1 23, 23 दुना 46, 1 47, 47 का दुगना कितना हो जाएगा, तो यह रिजल्ट हो जाएगा आपका 47 इंटू 2 और प्लस में 1, तो यह हो जाएगा 94 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 95। आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आसान सा सवाल था। अगले सवाल की ओर आइए। कहता ए, बी और सी की आयु क्रमशः 8 वर्ष 10 माह, यानी ए का उम्र है 8 वर्ष 10 माह, बी का 15 वर्ष 6 माह, जबकि सी का 12 वर्ष 5 माह। इसका औसत आयु पूछा तीनों का। अच्छा, औसत तो आप जानते ही हो, सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। तीनों की आयु को जोड़ दीजिए, 3 से भाग लगा दीजिए। चलिए जोड़ लीजिए, तो 8 पहले वर्ष जोड़िए, 8 15 कितना हो गया, तो 23 है ना। अब 23 12 कितना हो गया, 35। अब इधर जोड़ लीजिए, 10 6 16 5 21। 21 माह को क्या लिखोगे, 21 माह को लिखेंगे एक वर्ष, जो 12 महीना का होता है, एक वर्ष 9 महीना। तो 35 वर्ष पहले से था, एक वर्ष जोड़ लीजिए, यानी हो गया 36 वर्ष, है ना, और 9 माह। अब इसमें जो है आप डिवाइड कर लीजिए, 3 से 3 व्यक्ति का यह योग है आयु का, 3 से डिवाइड करेंगे, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 12 वर्ष, है ना, यह 3 माह, 12 वर्ष 3 माह आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 12 वर्ष 3 माह। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। कहता है 40 मीटर लंबाई वाले एक आयत को जो है 50 मीटर वाले लंबे विकर्ण द्वारा विभाजित कर दिया जाता है ना। तो कहता है प्रत्येक भाग का, देखो एक आयत रेक्टेंगल का बात किया गया है, यह आयत का बात किया गया है, यही तो है आयत। आप जानते हो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसका लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई गिवन किया गया है 40 है ना, और इसके विकर्ण का लंबाई कितना है, विकर्ण का लंबाई है 50। सिंपल सा बात है, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। जैसे 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल को प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार से 30 40 50 राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी इसका ब्रेथ चौड़ाई हो जाएगा 30। तो यह भी 40 है ना, और यह हो जाएगा आपका कितना, 30। अब क्या कहता है, यह सोचिए, कहता प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, जो इसके डायगोनल के द्वारा इसको 2 भाग में बांटा गया, एक भाग यह और एक भाग यह, तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल यानी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो यह हो जाएगा आपका 1/2, ध्यान दीजिएगा, गुना, है ना, यह हो जाएगा आपका 40 गुना कितना हो जाएगा, 30, या फिर 30 गुना 40। चलिए इसको काट लीजिए 20 बार में, तो 30 गुना 20 यानी कितना हो जाएगा आपका, यह 600। अच्छा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, प्रत्येक भाग का एरिया हो जाएगा 600 वर्ग मीटर। हाँ, अब यहां पर आपके पास 2 विकल्प था, या तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल के आधा कर लीजिए, 40 गुना 30 1200/2 यानी 600। देखो ये सब आप अगर समझदार हैं तो बिना कलम चलाए आप आसानी से बना सकते हैं। हमको तो सिखाना, तो हम लिख रहे हैं, इसमें कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा बात, 40 50 30 है ना, 1200 1200 का आधा 600। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। सवाल नंबर 18 कहता एक गोलाकार मैदान यानी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल गिवन किया गया है। एक रस्सी की प्रति लागत, हाँ, एक रस्सी की प्रति मीटर लागत 5 रुपए। इसकी सीमा पर बाढ़, बाढ़ मतलब अभी हमने चर्चा किया, घेरा लगा, यानी पहले पैरामीटर निकालना होगा, यानी वृत्त का परिधि निकालना होगा। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, कितना दिया गया है, 38.5। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई से इसमें भाग लगा देते हैं, पाई का मान कितना, 22/7, भाग लगा दी, आर स्क्वायर आया, इसका अंडर रूट कर लीजिए, रेडियस निकल के आ जाएगा, रेडियस। चलिए काटिए, तो इसको 11 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, और इसको काटिए 11 से 3.5। अभी देखिए 7 को काट लीजिए, 3.5,
3.5 का स्क्वायर है, एगो बाहर निकाल लीजिए, 3.5 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा इस वृत्ताकार मैदान का। अब देखिए बाढ़ का लागत पूछा तो पहले इसका पैरामीटर निकाल लीजिए। अच्छा, वृत्त का परिधि क्या होता है, पाई आर, 2 पाई आर है ना, तो 2 पाई है ना, यह हो गया आर, यह वृत्त का परिधि है। अच्छा, लागत कैसे बोला है, लागत है इसमें रस्सी का 5 रुपए प्रति मीटर, इतना मीटर आया, 5 से जो है सके गुना कर लीजिए, यही तो है भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा आराम से, देखो 5 अदुना 10 से दशमलव हटा दीजिए, सीधा सीधी 7 से 5 12 22 गुना 5 कितना हो जाएगा, 110 रुपया आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110 रुपया। जी हाँ, 110 वाला उत्तर टिक कर लो आप, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 110 रुपया आएगा घेरा का लागत बाढ़ लगाने का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। सवाल नंबर 19 कहता, यदि एक व्यक्ति को जो है 150 रुपया में एक उत्पाद बेचकर जो है 25% का घाटा यानी हानि होता है, लागत पूछा। अच्छा, 150 में बेचता है, हानि हो जाता है 25%, हानि का फ्रैक्शन क्या लिखोगे, 75/100। हानि कब होता है, जब लागत कीमत से कम में बेचा जाता, नहीं लागत कीमत ज्यादा होगा, उल्टा गुना कर लीजिए, यानी 100 बटा कितना हो जाएगा आपका 75। चलिए 75 से 2 बार में उड़ा दीजिए, यानी उसका लागत कीमत कितना हो जाएगा, लागत कीमत हो जाएगा 200 रुपया। कितना, 200। ऑप्शन कर लो टिक, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 20, यदि एक फुटकर व्यापारी ने 40 रुपया 60 पैसा में जो है एक वस्तु बेचकर 16% लाभ कमाया था, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है जिस पर उसने थोक व्यापारी से खरीदा, यानी लागत कीमत पूछा। फिर वही प्रकार का सवाल है, देखिए सेलिंग प्राइस दिया गया 40 रुपया 60 पैसा, 40 रुपया 60 पैसा में बेचता हो जाता है उसको लाभ, यानी लाभ तब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब लागत कीमत से ज्यादा में बेचा जाता है, यानी लागत कीमत कम होगा। 16% लाभ का फ्रैक्शन 116/100, कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, यही तो कहानी है। 2 शून्य से दशमलव उड़ाइए, 116 से 3 बार में और फिर 5 बार में, यानी कितना में खरीदा था, तो 35 रुपया में खरीदा था हाँ थोक व्यापारी से, 35 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यही फुटकर विक्रेता का जो है कॉस्ट प्राइस है। अगले सवाल की ओर बढ़िए। कहता है, यदि एक वस्तु अपने निर्धारित मूल्य के 2/3 मूल्य पर अगर बेचा जाता है तो 20% का घाटा होता है। अगर निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तब क्या, देखिए निर्धारित मूल्य को मान लेते हैं कितना, 100। अब निर्धारित मूल्य का 2/3 में बेचा गया, समझिएगा बात को, 2/3 में जब बेचा गया तो 20% का घाटा हो गया। अच्छा सोचो, इतना बेचा जा रहा है, घाटा हो जा रहा है, इसका मतलब खरीदा होगा ज्यादा में, है ना। इसको अगर उल्टा करके लिखा जाए तो ज्यादा बढ़िया है ना, उल्टा करके लिख लीजिए। देखिए कहने का मतलब निर्धारित कीमत को कितना मान लेते हैं, 100। अब निर्धारित कीमत के 2/3 में बेचा तो घाटा हो गया है ना 20% का, इसका मतलब खरीदा होगा ज्यादा में। चलिए 100/80, यही तो है। 100 से 100 उड़ा दीजिए है ना, यहाँ देखिए 40 से 5 बार में और यहाँ हो जाएगा 40 से कितना बार में, 2 बार में, यानी 5:6 का रेशियो है। यह लागत कीमत और निर्धारित कीमत के बीच में। अब कहता अगर निर्धारित कीमत पर बेचा जाए तो सोचो, लागत कीमत 5, निर्धारित कीमत 6, तो इस स्थिति में प्रॉफिट कितना यूनिट का होगा, 1 का, कहां से, 5 से, यानी 1 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 20%। अगर निर्धारित कीमत पर बेचा जाए तो 20% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20% का लाभ मेरे भाई। आराम समझो, निर्धारित कीमत को मैं 100 मान लिया, 100 का 2/3 में बेचा, हानि हो गया, पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस है, निर्धारित कीमत यह है, तो 5:6 का रेशियो आया कॉस्ट प्राइस और निर्धारित कीमत के बीच का। कहता अगर निर्धारित कीमत पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो 20% का। अगले सवाल की ओर आइए। देखो कहता ए का 30%। अच्छा एक बात समझना, 30% का मतलब 30/100, यानी 3 बटा कितना, 10। अच्छा बराबर बी का 0.25 यानी 25/100, 1 बटा कितना हो जाएगा, 4, बराबर सी का 1/5। और आपको हम कंसेप्ट सिखलाए हैं कि अगर गुणात्मक भाग बराबर हो, 3 परिस्थितियों में है ना, रेशियो निकालने के लिए व्यंजक का गुणात्मक भाग को पलट लेते हैं। पलट लीजिए, यह हो जाएगा 10/3, यह हो जाएगा 4, यह 5, एलसीएम 3, गुना कर लीजिए 3 से, तो 10:12:15, यही तो है एबीसी के बीच का रेशियो, 10:12:15। 10:12:15 वाला ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 23 क्या कहता है, सुनो आराम से। कहता है 220 मीटर लंबी एक ट्रेन 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेता है। प्लेटफॉर्म, ट्रेन का लंबाई, ट्रेन का गति आपसे पूछा गया। अच्छा, प्लेटफॉर्म को पार करता है तो उस परिस्थिति में दूरी क्या होता है, रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई, दूरी जोड़ लीजिए 220 और 280 यानी कितना हो जाएगा 500। चलिए अब प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में स्पीड तो ट्रेन का ही होने वाला है। अच्छा समय देख लीजिए, समय 20 सेकंड, या मीटर प्रति सेकंड में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर लीजिए, यही तो है। 20 पचे 100 से डबल शून्य उड़ा दीजिए, 18 पचे कितना हो जाएगा 90। यह ट्रेन का स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा यह ट्रेन का स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 24 कहता है 672 रुपया को 5:3 के रेशियो में विभक्त करने पर जो है बड़ा भाग पूछा। तो सिंपल सा बात है। अच्छा 672 को 5/3 में यानी 8 यूनिट में बांटना है। 8 यूनिट बराबर 672। बड़ा भाग पूछा, बड़ा भाग कितना यूनिट है 5। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, 8 × 64 4 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 420 यानी कितना हो जाएगा 420 रुपया। यही तो बड़ा भाग है 420। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। सवाल नंबर 25 कहता है दो व्यक्ति एक कार्य को 200 रुपया में करने का उत्तरदायित्व लेता है, नहीं ठेका लेता है। अच्छा अकेला एक व्यक्ति, ये भी दो व्यक्ति हम ये भी मान लेते हैं, एक व्यक्ति काम को जो है 6 दिन में करता है, दूसरा जो है 8 दिन में करता है। लेकिन अब कहता क्या है यह सुनिए, कहता है एक लड़के की सहायता, तीसरा व्यक्ति को लेता है साथ में, लिया था दुइये को मिलकर ठीक है, तीसरा को साथ में लेता है तो तीनों मिलकर कमा 3 दिन में पूरा करता है। यानी तीसरा व्यक्ति को सी मान लेते हैं, ए बी सी। अच्छा सोचिए, दो को मिलकर के 200 रुपया में ठेका लिया था, तो तीसरा व्यक्ति का उसमें आगमन हो गया, तब तो बंटवारा राशि का तीनों में होगा, है ना। तीनों मिलकर के काम को 3 दिन में, यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, है ना। चलिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 8 3 का, ये हो जाएगा 24। इफिशियंसी देख लीजिए, इसका हो जाएगा 4, इसका 3 और तीनों का हो जाएगा 8। कहता है बताइए कि लड़के का, है ना, जो लड़का आया है, दो व्यक्ति था पहले से, और लड़का जो आया, दो व्यक्ति ये भी मान लिए थे, लड़का को सी मान लिए, यानी लड़का यानी तीसरा व्यक्ति का कितना भाग होगा, तीसरा व्यक्ति का राशि आपसे पूछा गया। चलिए 200 रुपया को, अच्छा तीनों का इफिशियंसी कितना हो गया 8, तो 8 यूनिट मानेंगे। अब तीसरा को कितना मिलेगा, सोचो ए और दो व्यक्ति जो था उसका इफिशियंसी कितना हुआ 4 और 3 7, और जबकि तीनों का 8, तो 8 में 7 घटाएंगे, तीसरा को 1 यूनिट मिलेगा, तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। यानी तीसरा जो व्यक्ति है, लड़का जो आया, उसको कै रुपया मिलेगा इस कार्य में, तो 25 रुपया मिलेगा सहायता के लिए। कितना मिलेगा 25 रुपया, है ना, काम करने के बदले 25 रुपया। चलिए हाँ, अगर ए का पूछता तो 4 यूनिट मिलता, बी को पूछता यानी पहला व्यक्ति का पूछता तो 4 यूनिट, दूसरा व्यक्ति का पूछता तो 3 यूनिट, जबकि लड़का जो बाद में उसका पूछा तो 1 यूनिट 25 रुपया। अगले सवाल की ओर आ जाइए और ये आपका आखिरी सवाल है। कहता है लड़कों के एक समूह में कुछ राशि का विभाजन किए जाने पर जो है एक व्यक्ति पाता कि प्रत्येक को 48 पैसा दिया जाता तो 2 रुपया शेष बच जाता है। यदि प्रत्येक को 61 पैसा दिया गया तो 60 पैसा की और आवश्यकता। लड़का का संख्या x मान लेते हैं। चलिए अच्छा, प्रत्येक लड़का को जो है 48 पैसा दिया जाता है ना, तब 2 रुपया और बच जाता है, यानी 200 पैसा। सब पैसा में इसको पैसा में बदल लेते हैं, यानी टोटल राशि कितना हो गया। कुल राशि का अगर बात करें तो देखिए, प्रत्येक को, लड़का का संख्या x मान लीजिए, प्रत्येक को 48 पैसा दिया गया, 2 रुपया बच गया, यानी पूरा राशि निकालने के लिए 200 जोड़ देंगे। अब देखिए, अगर प्रत्येक को 61 पैसा दिया जाता है तो 60 पैसा की और आवश्यकता पड़ गई उस राशि में, यानी 60 पैसा घट गया। देखिए यह भी पूरा राशि है, यह भी पूरा राशि है, हमने बराबर कर लिया दोनों तरफ राशि को। चलिए उधर भेज दीजिए, तो 61 में से 48 गया, कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 13, और 200 प्लस में 60, यह हो जाएगा 260। चलिए 13 से काट लीजिए, कितना बार में 20 बार में, यानी लड़का का संख्या कितना हो जाएगा आपका, लड़का का संख्या हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। हमने क्या बराबर किया, कुल राशि को बराबर किया, तो लड़का का संख्या कितना हो जाएगा, लड़का का संख्या आपसे पूछा गया जिसको हमने एज्यूम किया था x, तो लड़का का संख्या हो जाएगा 20। तो यह था आपका जेएसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क एग्जामिनेशन 2015 में पूछे गए मैथ्स के सारे सवाल, जो प्री का सवाल था। अब मेंस वाला भी हम आपको करवा देंगे, है ना, और भी जो प्रीवियस ईयर बचा है हम सोचेंगे एग्जाम तक आपको कंप्लीट करवा दिया जाए। हाँ, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को आप जरूर शेयर करें, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जितने भी दोस्त लोग हैं, दोस्त लोगों को आप शेयर कीजिए ताकि सब लोग फायदा उठा पाएं
और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप उसका फायदा उठाते रहें। क्योंकि चैनल पे जो है यानी समझिए झारखंड जीके का, झारखंड को लेकर के तो सारा कंटेंट डाल दिया गया है। तो इसलिए आप लोग जम के शेयर करते रहिए, मनोबल बढ़ाते रहिए और उसी प्रकार से हम लोग मेहनत करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।